सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम्स के लिए हम लोग सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न देखेंगे और हिंदी के 30 प्रश्न देखेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 60 प्रश्नों के माध्यम से एक ऐसी क्लास आपको दी जा रही है जिससे ऑल रिवीजन आपका हो जाएगा, हर एक टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक से साथियों यहां पर प्रश्न आपके लिए उठाए गए हैं। तो आज आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। सभी क्वेश्चंस को साथियों आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आज इस क्लास में सामान्य ज्ञान के बड़े ही अच्छे लेवल के साथियों क्वेश्चंस यहां पर लाए गए हैं आपके लिए। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा कि किस भारतीय नगर में पहला डायनोसोरियस खोला गया है। तो कहां पर साथियों खोला गया है? अहमदाबाद में खोला गया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे कि भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ हुई थी। तो साथियों, कब से प्रारंभ हुई थी यह बात आपको ध्यान रखना है। 1957 से प्रारंभ हुई थी, यानी कि आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए और बताइए इसका राइट आंसर। पूछा जा रहा है कि संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति कहां से की जाती है। तो जो संघीय सरकार है, इसका जो बजट है, इसमें जो राजकोषीय घाटा अगर हो जाता है तो इस बड़े भाग की साथियों पूर्ति कहां से की जाएगी? घरेलू उधारों से की जाएगी। इसलिए आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत निर्मित 10 वर्षीय कार्य योजना का अंग नहीं है। तो कौन सा साथियों अंग नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। तो फिर से मैं आपको एक बार प्रश्न पढ़ के बता देता हूं कि इनमें से कौन सा बिंदु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत निर्मित 10 वर्षीय कार्य योजना का अंग नहीं है। तो स्वयं सहायता समूह की उच्चतर संलग्नता, ये तो है। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, ये भी है। विवाहों और गर्भधारण का अनिवार्य पंजीकरण, ये भी है। ऐसे पुरुषों के लिए विशेष पुरस्कार जो अंत परिवार नियोजन उपायों का उपयोग करते हैं, ये नहीं है। तो ये नहीं है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अब उसके बाद देखिए कि पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है। यहां पर ध्यान दीजिए, पूर्वी एशिया की बात चल रही है। तो जब बात करते हैं यहां पर पूर्वी एशिया की, तो यहां पर सबसे घनी आबादी वाला साथियों देश जो है वो दक्षिण कोरिया है। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। उसके बाद देखेंगे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए, इस क्लास में हमने 3 तरह के प्रश्न लिए हैं, फिर से मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आप लोग इजी प्रश्न भी देखोगे, मॉडरेट प्रश्न भी देखोगे और कुछ प्रश्न हार्ड भी देखोगे, जिससे आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि हाँ, आप लोग रियल पेपर दे रहे हो। तो बिल्कुल ये रियल पेपर की तरह ही बनाया गया है साथियों, इसलिए आपको ये पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपका मन ऐसा कर रहा है इन प्रश्नों को देखकर कि क्लास से हट जाएं, क्लास को ऑफ कर दें, क्लास को बंद कर दें, तो ये मैं वादे के साथ कह सकता हूं आपको आपके सिलेक्शन से प्यार नहीं है, उतना नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे लेवल के साथियों प्रश्न है, परीक्षा में आपके दिखने को है साथियों, दिख सकते हैं ये प्रश्न, कई सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, अब उसके बाद देखिए कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? आप सभी लोग याद रखेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। इसलिए जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट है भाई। प्रश्न को देखते ही फटाफट इसका उत्तर दिया करिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताया करिए। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है। इस प्रकार का प्रश्न आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के विषय में कौन सही है।
तो जो सही है वो आपको बताना है। यह कभी भंग नहीं किया जा सकता, तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल करेक्ट है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये लिखा हो साथियों, 5 वर्ष का नहीं बल्कि 6 वर्ष का होता है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए इसके 25 वर्ष यानी कि इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, तो 25 वर्ष के कम आयु के नहीं होंगे साथियों इसके सदस्य, नहीं भाई 30 वर्ष की आयु का बंदा इसका सदस्य बन सकता है, तो ये भी जो है ये लगभग एक तरीके से क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों बात करें, पहला सही है और तीसरा सही है। कोर्ट के रूप में साथियों क्या पहला तीसरा कहीं पर लिखा हुआ है, तो बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो साथियों ग्राम पंचायतों को संगठित करने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 32 है, 40 है, 48 है या 51 है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप सभी लोग एक बार लाइक करेंगे और आप सभी लोग अपने मित्रों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाएंगे। तो व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जो भी माध्यम साथियों आपके पास हो, अपने मित्र तक इस क्लास को पहुंचा दीजिए अगर वो परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। तो केंद्र सरकार और राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, किसके अंतर्गत की गई है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो जब बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत साथियों केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। यह प्रश्न का उत्तर आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि परीक्षा में देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। इनमें से कौन साथियों संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो नहीं थे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे, लेकिन एन गोपाल स्वामी भी थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। यानी कि 1 और 3 का कोड के रूप में कहीं पर लिखा हुआ है, तो बिल्कुल लिखा हुआ है। आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना उसको दी जाती है, सूचना आवश्यक होती है। तो कितने दिन की साथियों सूचना, यानी कि कितने दिन पहले सूचना देना जरूरी होता है, तो 14 दिन पहले सूचना देना जरूरी होता है। जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है, अशोक मेहता भी है और सिंघवी समिति भी है, लेकिन PVN राव समिति संबंधित नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के सबसे बड़े संघ राज्य की बात करते हैं तो दिल्ली इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है भाई। उसके बाद देखिए कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, कब दी जाती है, क्या शर्त होती है। ठीक है, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है, नहीं। वह राज्य में या लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। यानी कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाएगी, यदि वह राज्य में या लोकसभा या विधानसभा चुनावों में 6% वोट प्राप्त करता है, तो साथियों उसको मान्यता दी जाएगी। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, आपसे पूछा जा रहा है। तो अच्छा प्रश्न है साथियों। बात करें अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 साथियों यहां पर लिखा होना चाहिए कहीं ऑप्शन में, लेकिन यहां पर साथियों ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। यानी कि जो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई है या भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से हुई है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि अबुल फजल के द्वारा जो अकबरनामा है साथियों, ये पूरा किया था कि इसमें 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, 9 वर्षों में या 10 वर्षों में, बताइए। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे 7 सालों में इसको पूरा किया गया था। अकबरनामा साथियों
किसके द्वारा लिखित है? अबुल फजल के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो कौन था साथियों? एंड्रूज फ्रेजर का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि यही बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। कब थे? 1905 में थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो जब भाग लिया था साथियों वो कौन सा अधिवेशन था आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1919 में अधिवेशन हुआ था, ठीक है, अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वो अमृतसर अधिवेशन था जो कि 1919 में हुआ था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, गांधी जी को, सी आर दास को या फजलुल हक को? किसको सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? बताइए। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक की बात करते हैं तो मनसुख लाल नजर का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यही इंडियन ओपिनियन पत्रिका के पहले संपादक थे। नेक्स्ट नंबर का साथियों क्वेश्चन देखेंगे आप लोग अब और बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक के सजा के बाद निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो साथियों ये कथन किसका है? ये किसने कहा था? मैक्स मूलर ने कहा था। ये आपको ध्यान रखना है, इस कथन का नाम आपको ध्यान रखना और इस कथन के देने वाले का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसने कहा था साथियों। तो मैक्स मूलर ने कहा था। उसके बाद देखिए कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इस पुस्तक के लेखक साथियों कौन है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इस पुस्तक के लेखक जो है वो रफीक जकारिया हैं। तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि इस पुस्तक के लेखक हैं और ये पुस्तक साथियों परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी, इसलिए याद रखना है आपको। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? किसने कहा था साथियों? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। इसलिए आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा और जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। उसके बाद देखेंगे कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? गोविंद वल्लभ पंत ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जे बी कृपलानी ने, अब्दुल कलाम आजाद ने। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है साथियों कि नई दिल्ली में जो 1947 में आयोजित की गई थी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, इस समिति की बैठक में जो किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन जिसको 1931 में हुआ था, इसको महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? तो साथियों ऐसा किसने माना था? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकती है यकृत कैंसर का, यानी कि उससे पराबैंगनी किरणों से क्या दिक्कत हो सकती है? यकृत का कैंसर, मस्तिष्क कैंसर, मुखीय कैंसर या त्वचीय कैंसर? आप सभी को पता है साथियों त्वचा का कैंसर हो जाता है अगर साथियों ओजोन परत हमारी रक्षा नहीं करती किससे? पराबैंगनी किरणों से। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो साथियों अस्पताल में कौन से विभाग में कैथ लैब होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कार्डियोलॉजी विभाग होता है यहां पर कैथ लैब होती है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो इस परिघटना की अगर बात करते हैं, इस परिघटना को जो है वो फॉस्फोरेंस भी कहा जाता है और बायो ल्यूमिनेसेंस भी कहा जाता है, इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ए और बी दोनों ही सही हैं। अब नेक्स्ट नंबर का साथियों क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? कौन कौन से हैं? तो ट्राई नाइट्रो टॉयलिन भी है, डाई नाइट्रोग्लिसरीन भी है, साइक्लोट्राइमेथिलीन
ट्राई नाइट्रोमिन भी है, लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म की अगर बात करते हैं तो ये विस्फोटक पदार्थ नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका सही उत्तर है। अब उसके बाद देखेंगे साथियों हिंदी के प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर अब शुरू हो चुके हैं। पहला प्रश्न हिंदी का आपके सामने आ चुका है। इस प्रश्न का आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो पूछा जा रहा है कि सही वर्तनी आपको बताना है कहां पर सहानुभूति की सही वर्तनी लिखी हुई है। तो सहानुभूति कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ए के साथ है बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड क्लास। इनमें से कौन सा शब्द विष्णु का, अच्छा विष्णु का पर्यायवाची है, तो 2 बार विष्णु यहां पर टाइप हो गया है। तो विष्णु के साथियों पर्यायवाची की बात है। देखिए विष्णु को हम लोग नारायण भी कह सकते हैं, चक्रपाणी भी कह सकते हैं, चतुर्भुज भी कह सकते हैं और उसके अलावा गरुण ध्वज भी कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कि निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। बताइए, एक फूलों की माला, एक फूलों की माला से आइए, या फूलों की माला ले आइए एक, या फूलों की माला एक, फूलों की एक माला ले आइए, या फूलों की माला एक से आइए। तो ये तो भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो सबसे शुद्ध वाक्य यहाँ पर लग रहा है वो मुझे ऑप्शन नंबर सी लग रहा है और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अब उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा की जब बात कर रहे हैं साथियों, क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बताने की कोशिश कीजिए। तो मनुष्य की बात करें, जैसे कि मनुष्य है, ये जातिवाचक संज्ञा है। लड़का है, लड़की है, आदमी है, औरत है, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पंक्ति शब्द का तद्भव आपसे पूछा जा रहा है, क्या होता है बताइए। तो पंक्ति को साथियों क्या कहा जाता है। देखिए पंक्ति एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप आपसे पूछा जा रहा है तो क्या कहेंगे, पांत कहेंगे। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कौन सा शब्द में शुद्ध वर्तनी आपको लग रही है, बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कैसे बिल्कुल सही तरीके से लिखा जाता है, कोमलांगिनी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कोमल हो जाएगा, एक तरीके से आंगी हो जाएगा तो कोमलांगी भी कह सकते हैं। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद देखिए कि प्रत्यक्ष में उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। प्रत्यक्ष की अगर बात करें संधि विच्छेद की तो प्रति धन अक्ष हो जाएगा। प्रति जो निकला है साथियों ये क्या हो जाएगा, यही आपका उपसर्ग हो जाएगा और आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि इनमें से स्मरण पत्र किसको कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। इनमें से स्मरण पत्र की अगर बात करते हैं तो किसे कहा जाता है, प्रतिवेदन को कहा जाता है। आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्नों पर भी आपको ध्यान देना होगा। जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, ये एक वाक्य है और ये किस प्रकार का वाक्य है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर क्या जताई जा रही है, यहां पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, विधि भी नहीं, विस्मय भी नहीं। जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, यानी कि एक सलाह दी जा रही है, एक इच्छा व्यक्त की जा रही है, कि इच्छा एक अपनी व्यक्त की जा रही है कि थोड़ा धन बचाना चाहिए आपको। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। तेनालीराम विदूषक थे, अर्थ के आधार पर आपको बताना ये किस प्रकार का वाक्य है। देखिए यहाँ पर कोई इच्छा नहीं जताई जा रही इसलिए इच्छावाचक नहीं हो सकता, कोई संदेह नहीं है इसलिए संदेहवाचक वाक्य नहीं हो सकता, कोई आज्ञा नहीं दी जा रही है। तो इस प्रकार का वाक्य साथियों कैसा होगा, तेनालीराम विदूषक थे, तो साथियों ये विधिवाचक की श्रेणी में जाएगा, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है, आपसे पूछा जा रहा है, संयुक्त वर्ण है ये। तो साथियों यहां पर अगर बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो ज्ञा वर्ण की जब बात करते हैं तो जा और उआ से बनता है, यानी कि ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर किस, और उआ कौन, जा कौन सा होना चाहिए, जा हलंत वाला होना चाहिए। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है। जिनका भी बी है आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि पूछा जा रहा है यहां पर कि निम्न में से तत्सम शब्द आपको बताना है, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, बताइए भाई। चलिए चलिए तो यहां पर अगर बात करते हैं जो राशि शब्द है आपका, ये कैसा शब्द हो जाएगा, ये आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा।
आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, एक शब्द का प्रयोग करना है आपको जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, प्रथम स्मरणीय कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं या अग्रगण्य कहते हैं। तो उसको साथियों किसे क्या कहते हैं? जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है, अग्रगण्य कहा जाता है उसको। इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि निम्न वाक्यों में से कर्तृवाच्य का आपको चयन करना है, यानी कि कर्तृवाच्य इसमें से कौन सा वाक्य आपको लग रहा है बताने की कोशिश कीजिए। देखिए वाच्य का मतलब होता है वॉइस, जैसे कि इंग्लिश में आपने पढ़े होंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, लेकिन यहां पर वाच्य जो होंगे वो कितने प्रकार के होंगे? कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा और भाववाच्य हो जाएगा। इसमें आपसे साथियों कर्तृवाच्य पूछा गया है, तो अब चलते हैं ये कैसा वाक्य हो जाएगा? आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, चलिए। अर्थ के आधार पर वह विद्यालय नहीं जाएगा, ये किस प्रकार का वाक्य है साथियों? अर्थ के आधार पर वह विद्यालय नहीं जाएगा, ये किस प्रकार का वाक्य है बताने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर क्या आ गया साथियों? यहां पर आ गया नहीं, यहां पर आ गया, ये नहीं का इस्तेमाल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? संदेह हो जाएगा। साफ साफ कह दिया गया कि वह विद्यालय नहीं जाएगा, तो ना तो इच्छा होगा, ना संदेह होगा, ना विधानवाचक होगा, बल्कि नहीं आ रहा है तो निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। पगड़ी उछालना ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का आपसे पूछा जा रहा है अर्थ क्या होगा? खुशी से फूले ना समाना, हंसी उड़ाना, अविश्वास करना या अपमान करना। तो साथियों बेइज्जती करना यानी कि अपमान करना, ये पगड़ी उछालने का अर्थ हो जाएगा, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ होगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य का आपको चयन करना है, बताइए भाई। तो इन सारे में से यानी कि संदेहवाचक वाक्य का चयन की अगर बात करते हैं तो परोपकार ही मानवता है, यहां पर तो कोई संदेह नहीं नजर आ रहा है। अब तक सब तैयार हो चुकी होंगे, तो सब तैयार हो चुके होंगे, यहां पर एक संदेह लग रहा है, हो सकता हो ना भी हुए हों, इस वाक्य से ये मालूम पड़ रहा है। मेरी बात मानो और दिल लगाकर पढ़ो, कोई संदेह नहीं है। स्वार्थी व्यक्ति को मित्र नहीं बनाना चाहिए, कोई संदेह नहीं है। संदेह है तो ऑप्शन नंबर बी वाले वाक्य में है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए कि शहद के लिए सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को आपको चुनना है, यानी कि कौन सा साथियों ऐसा विकल्प है जिसमें शहद के तीनों पर्यायवाची लिखे हुए हैं। तो साथियों अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, जो आपका पुष्प सब नहीं होता है बल्कि पुष्पा सब जो होता है ये शहद का पर्यायवाची है, मधु भी शहद का पर्यायवाची है और पुष्प रस भी जो है वो शहद का पर्यायवाची है। इसलिए आपका आंसर जो जाता है साथियों वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए, तो यहां पर मघु लिखा हुआ, मधु नहीं लिखा है, इसलिए उत्तर नहीं हो सकता। यहां पर सा नहीं है बल्कि शाह है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि श्रद्धा का अगर शुद्ध वर्तनी विश्लेषण किया जाए तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। चलिए, तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं श्रद्धा के लिए क्या बनेगा साथियों, तो कैसे बन जाएगा? शाह हलंत, रा हलंत, आ हलंत, दा हलंत। आ के नीचे हलंत नहीं आएगा क्योंकि ये छोटा आ है। उसके अलावा साथियों दा हलंत, धा हलंत और बड़ा आ। तो श्रद्धा का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए खाक डाले चांद नहीं छिपता, ये एक लोकोक्ति है और इस लोकोक्ति का आपसे पूछा जा रहा है अर्थ क्या होगा? चांद निकलना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना या अच्छे आदमी की निंदा करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि खाक डाले चांद नहीं छिपता यानी कि अच्छे आदमी की निंदा करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। सूरदास के काव्य किस भाषा में है, आपसे पूछा जा रहा है। तो सूरदास के काव्य साथियों ब्रज भाषा में है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए आपसे पूछा जा रहा है एक शब्द क्या होगा। तो जो कुछ नहीं जानता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अज्ञानी कहेंगे, अनपढ़ नहीं कहेंगे भाई, ठीक है, क्या कहेंगे? अज्ञानी कहेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का आपको चयन करना है। न एक ठीक है न दूसरा, दोनों में से कोई काम पूरा नहीं हुआ, दरवाजा बंद कर दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संयुक्त वाक्य की साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो न एक ठीक है न दूसरा, ये आपका कैसा वाक्य हो जाएगा? एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा और यही आपका सही उत्तर है। चलिए, उसके बाद अगर बात करें तीन तेरह होना, इसका मतलब क्या होता है? तीन तेरह होने का मतलब होता है साथियों किसी बात को तूल लगाना नहीं, प्रभाव जमाना नहीं, संगठित होना नहीं, बल्कि तितर बितर हो जाना। क्या कहलाता है साथियों? तेरह, तीन तेरह कहलाता है। आप सभी लोगों को याद रखना है।
कुंठित का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, कुंठित के विलोम की अगर बात करते हैं तो अकुंठित भी कहा जाता है, तीखा भी कहा जाता है, धारदार भी कहा जाता है, लेकिन कुटिल नहीं कहा जाता है। नहीं कहा जाता है तो यही आपका सही उत्तर है। उसके बाद देखिए कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। शुद्ध वर्तनी साथियों आपको किसकी लग रही है? आशीर्वाद भी गलत है, अमूल भी गलत है, आशंका भी गलत है, आनंद लेकिन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सही लिखा हो तो यही आपका सही उत्तर है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर द्रगंचल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ साथियों? द्रगंचल लिखा हुआ है। अगर संधि विच्छेद इसका करते हैं तो क्या बन जाएगा? का गा का का बन जाएगा, जो कि कहां पर लिखा हुआ है? का यहां पर लिखा हुआ है, हलंत भी लगा हुआ है और अंचल भी लगा हुआ है। तो इसलिए संधि विच्छेद जो होगा साथियों, दृ का धन अंचल हो जाएगा। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, इस वाक्य में सर्वनाम का प्रकार आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए, जिसने और उसने, जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, तो कुछ संबंध सा यहां पर नजर आ रहा है। इसलिए संबंध सा यहां पर नजर आ रहा है तो यह कैसा वाक्य हो जाएगा? यानी कि वाक्य में सर्वनाम का प्रकार क्या हो जाएगा? सर्वनाम प्रकार हो जाएगा। सर्वनाम का प्रकार क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसलिए आंसर जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि लहंदा किस स्थान की भाषा है? जो लहंदा है ये किस स्थान की भाषा है? पूर्वी पंजाब की, पश्चिमी पंजाब की, या बांग्लादेश की, या कोंकण की? तो साथियों कहां की है? पश्चिमी पंजाब की है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो ये थे साथियों सामान्य ज्ञान के और हिंदी के 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके एक बार शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।